बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम दिस ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करना बेटा, तो ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बेटा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर रैंक मेथड से देखें तो रैंक क्या होनी चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। तो बहुत इजी सा है, देख लीजिए बेटा, यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर दिया गया है, अल्फा 1 अल्फा दिया गया है, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 दिया गया है, एक्स वाई जेड दिया गया है, और वैल्यू है 1 माइनस 1 1। सिंपल सा काम कर लेते बेटा, हमने R2 को चेंज किया, R2 माइनस का अल्फा R1, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई करके इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम मैंने हम यहाँ पे भी करना जा रहे हैं, R3 को चेंज किया, R3 माइनस का अल्फा R2 कर दिया, R2 के साथ कर दिया, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर वैल्यू 0 मिल जाएगी। अगली स्टेप देखते हैं, 1 अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स वाई जेड हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया बेटा, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई करके इसे माइनस किया तो रिजल्ट 0 आ गया। यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया तो यह आया अल्फा माइनस अल्फा क्यूब आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया था तो -1 माइनस का अल्फा आ गया, ओके। यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट 0, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया रिजल्ट 0, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, ओके। अब यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस अल्फा आ गया, ओके। अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो अगर आप यहाँ देखें तो एक रिजल्ट यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई जेड है, और ये जो वैल्यू है 1 है, 1 प्लस अल्फा है, बाहर माइनस कॉमन है, और ये 1 प्लस अल्फा है, ठीक है। इसको हम स्टेप्स लिखेंगे 0, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा लिख दिया बेटा, इसे लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। भाई अल्फा अगर कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा साइड से, ठीक है, कुछ ऐसा है। और यहां पे भी देखा तो 0 0 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, ठीक है, ये केस आ रहा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से आप बता सकते हैं क्या, अब आप सोच सकते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब यह होता है कि जब रैंक, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 हो जाए और ये वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अगर हम देखें ध्यान से कि अगर 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, अगर ये 0 हो जाता है तो दोनों में से कोई भी एक 0 दे दीजिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, दोनों में से कोई भी एक 0 दे दीजिए, ऑब्वियस सी बात है कि रैंक जो होगी वो रैंक लेस देन हो जाएगी। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू आप 1 लगाइए या -1 लगाइए, 1 लगाइए या -1 लगाइए, इस केस में यहां पे देखिएगा ये 0 हो रहा है। अगर मान लीजिए अल्फा प्लस 1 की वैल्यू को 0 लगाया तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब रैंक ऑब्वियस सी बात है कम हो रही है, तो अल्फा प्लस 1 हो सकता है। अच्छा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0 लगाया, ये 0 रैंक, लेकिन इस केस में ध्यान से देखिए ये 0 नहीं होगा। अगर 1 माइनस अल्फा को 0 किया, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इसे 0 किया तो ये 0 नहीं होगा। और इस केस में जब अगर ये 0 नहीं हुआ, उस केस में आपको पता है कि अगर इसकी रैंक कम हो गई और ये 0 नहीं हुआ तो ध्यान से देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन z के साथ होगा, मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन z के साथ होगा, और जब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही होगी। अगर हमने 1 माइनस अल्फा को 0 दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 माइनस अल्फा 0 है तो 0 इंटू जेड इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन का केस होता है बेटा। किसका केस होता है, नो सोल्यूशन का केस होता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना यह पड़ेगा कि भाई अगर हम 1 प्लस अल्फा की वैल्यू को 0 दें तो यहां पे दोनों की रैंक लेस हो जाएगी और हमारा काम चल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस का माना जाएगा, और अल्फा अगर -1 है तो यहां पे पुट कर दीजिए बेटा, वैल्यू देखिए 1 -1 प्लस 1, रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, ये इसका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, चलिए।
तो हमने अल्फा की वैल्यू क्या लगाई थी, माइनस। ओके, नेक्स्ट बात क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू भी 8 दिया हुआ है। देन फाइंड आउट करना है बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्वेश्चन। सभी डिटरमिनेंट है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये डिटरमिनेंट ऑफ बी हो सकता है, ये 80 का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8, क्योंकि सबको इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है, क्योंकि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो हम इसे लिख देते हैं a²। ये मॉड b इज इक्वल टू आ गया 8, ठीक है। यहां देखते हैं, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b का इनवर्स इज इक्वल टू 8 है। ओके, ये डिटरमिनेंट ऑफ a है, और इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट निकालते थे तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू आ गया 8। मतलब a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8 नॉट डिटरमिनेंट ऑफ b। a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करना चाहें तो देखिए क्या आएगा, 64 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ b का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ होगा इंटू में 30 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो b का क्यूब इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 8 आ गया। सो डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अगर ये 1/2 आ गया है तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 4, दोनों का डिटरमिनेंट निकल चुका है। अब बात करनी इसकी, इसका मतलब है b डिटरमिनेंट, a इनवर्स का डिटरमिनेंट और b t का डिटरमिनेंट, सेम वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 1/2 1/2 इंटू 1/2, और इसका मतलब है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब आ गया 1/4 इंटू 1/4, तो कंप्लीट वैल्यू क्या आ गया 1/16 आ गया। ये इसका आंसर हो गया बेटा, और ये इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट a इक्वल टू दिया गया cos थीटा माइनस sin थीटा, sin और cos दिया गया, देन द मैट्रिक्स a रेज़ टू पावर -50 व्हेन थीटा इज इक्वल टू दिया गया π/12, आपको फाइंड आउट करना है। a पावर -50 की बात की गई है बेटा। तो आप फिर से बात है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है तो a इनवर्स अगर निकाल दें और उसकी पावर 50 कर दें तो अपना काम बन जाना चाहिए। a इनवर्स की पावर 50 किया जाए, a पावर -50 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स क्वेश्चन हो गया। अगर a इनवर्स क्वेश्चन है तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए आपको। तो इसका डिटरमिनेंट अगर आप देखें तो डायरेक्ट देख लीजिए, cos स्क्वायर और प्लस का sin स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसका अगर हम एडजॉइंट a देख लें, ध्यान से देख लीजिएगा, एडजॉइंट a, आपको मालूम है एडजॉइंट a करने के समय क्या करते हैं, इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं और इनसे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, कुछ भी चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा -sin थीटा और यहाँ आएगा sin थीटा, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, एडजॉइंट a हो गया। इसका मतलब है कि a इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल में क्या आई है, cos थीटा -sin थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। अब a रेज़ टू पावर आपको 50 करनी है, a इनवर्स की पावर क्या करना है, 50 करना है। तो आप लोग 50 तो करते नहीं है, चेक कर लेते हो, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे और एक सिमेट्रिक पैटर्न देखेंगे। तो a इनवर्स का स्क्वायर अगर किया हमने तो हम यही मल्टीप्लाई कर देते बेटा, स्क्वायर करना है, ठीक है ना। स्क्वायर कर दिया, वैल्यू आ गई cos sin -sin और ये हो गया cos। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, रो विद कॉलम, तो cos स्क्वायर और माइनस का sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो गया। रो विद कॉलम cos थीटा sin थीटा और प्लस का sin cos, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cos sin प्लस का sin थीटा cos थीटा, ये एडिशन हो गया, माइनस का sin थीटा cos थीटा हो गया, ठीक है ना, और माइनस का अगेन sin थीटा और cos थीटा हो गया। इसी रो को इससे मल्टीप्लाई कर देते इस कॉलम से, तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा है और प्लस का cos स्क्वायर थीटा है।
अब इसको देखते ही आपको एक चीज समझ में आती है, ये जो वैल्यू है वो cos 2 थीटा की है, ये वैल्यू sin 2 थीटा की है, ये वैल्यू माइनस sin 2 थीटा की है, और ये वैल्यू cos 2 थीटा की है। मतलब अगर आपने स्क्वायर किया है तो 2 आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आगे कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप अगर देखें a⁻⁻1 की पावर अगर 50 करते हैं, 50 करेंगे तो वैल्यू यहां पे आ रही है cos 50 थीटा sin 50 थीटा, ठीक है, माइनस का sin 50 थीटा एंड cos 50 थीटा, ये वैल्यू है ये। और थीटा की वैल्यू देखिए π/12, तो बात करेंगे 50 थीटा cos 50 थीटा, तो cos 50 π/12 अगर किया जाए तो 4π, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल आउट हो सकता है, 4 से कैंसिल करें, नहीं 2 से कैंसिल करते हैं तो 25 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, तो ये हो गया 4π प्लस π/6 हो गया। देख लीजिए, मतलब cos π/6 आ गया, और cos π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, मतलब फर्स्ट प्लेस √3/2, यहाँ पे भी π/6 आएगा, और sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ वैल्यू -1/2 और यहाँ वैल्यू √3/2, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तरीका समझ में आ गया, सिंपल सा था, इनवर्स निकालना था, उसकी पावर 50 करना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया एडजॉइंट ऑफ P इज, मतलब कोई एक मैट्रिक्स P है जिसका एडजॉइंट आपको दिया गया है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट P इज आर पूछा गया है आपसे, और ये ऑप्शंस में दिए गए होंगे क्वेश्चन, ठीक ना, जो वैल्यूज आई होंगी वो ऑप्शंस में आपको मिल जाती है। तो एडजॉइंट ऑफ P दिया गया, इसका मतलब है कि हम इसको कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू 1 2 1 4 1 1 4 7 3, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ P के बारे में पूछा गया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ P इज अ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक सिंपल सा एक आर्टिकल आपको पता है बेटा कि अगर एडजॉइंट ऑफ P का डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है ना, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ P रेज़्ड टू पावर n-1 वेयर n इज अ ऑर्डर, n क्या होती है, ऑर्डर होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर देखी जाए 3 × 3 है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ P की जो डिटरमिनेंट आएगा, यहाँ से देखिएगा 1 2 1 4 1 1 4 7 3, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ में आई, P का स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू तो 3 है। अब सिंपल से इसे कैलकुलेट कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी है, 3 माइनस का 7 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे आएगा 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया, और प्लस 4 के रिस्पेक्ट में हम देखें, इसके रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी 2 माइनस का 1, वैल्यू आएगी 1, तो वैल्यू कितनी है बेटा, 4 आ गई। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर 4 आएगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ P की वैल्यू होगी +-2, मतलब P का जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा +2 होगा या तो -2 होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि सिंपल से आर्टिकल पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2019 का ही क्वेश्चन है। तो हमें बात करनी है, लेट लैम्डा बी रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन लैम्डा इज रूट ऑफ इक्वेशन। तो लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और जो कि ऑप्शन में आपको इक्वेशन दे रखी थी जिसे आपको सेटिस्फाई करा के चेक करना था, ठीक है। तो चलिए, टारगेट क्या अपना, लैम्डा को निकालना। तो लैम्डा निकालते हैं, तो इक्वेशन क्या देगी बेटा, हमारे पास 1 1 1 x y z, और वैल्यू है यहाँ पे 6 लैम्डा -2 और -5 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे है 4 लैम्डा माइनस लैम्डा और 3 2 -4 दिया गया है, ठीक है। एक काम करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो लैम्डा को लास्ट में लेके आ जाइए, थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे भेज देते हैं। तो हमने पहला काम ये कर दिया कि R2 को चेंज कर दिया R3 में, और इसके बाद की स्टेप जो आएगी 1 1 1 x y z हो गया, और यहाँ पे आ गया 6
ध्यान से देखिएगा, R2 का R3 में चेंज किया है, ये आया 3 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये हो गया -5 और ये हो गया लैम्डा -2। इससे कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया। अब टारगेट क्या बेटा, ये डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। R2 को चेंज किया, R2 माइनस का 3R1 और R3 को चेंज कर दिया, R3 माइनस का 4R1। चेक कीजिएगा सही लिखा है, हाँ 4 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखते हैं तो जल्दी से इसे कंप्लीट किया जाए। 1 1 1 x y z और वैल्यू है यहाँ पर 6, ठीक है। कैलकुलेशन देखते हो, 3 मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये रिजल्ट 0 होना ही है। यहाँ 3 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस होना जाएगी। यहाँ पर 3 हो गया और -4 तो वैल्यू आ गई -7, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया, -23 आ जाएगा, हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करके माइनस किया, रिजल्ट आ गया 0 यहाँ पर। यहाँ 4 लैम्डा -4 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी 4 है तो माइनस लैम्डा -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो लैम्डा -26 आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात होगी। अब क्या है, एक एलिमेंट बच गया है, इसको 0 करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑपरेशन इसके साथ करते हैं। तो R3 को चेंज किया हमने, R3 प्लस कर दिया लैम्डा -4 टाइम्स R2 को। अगर आपने इसमें लैम्डा -4 करके ऐड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1 x y z 6 -23 मैंने लिख दिया क्योंकि R2 में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ ऑपरेशन 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दिस माइनस लैम्डा -4 मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को साइड में लिख लीजिएगा। आपने क्या किया, लैम्डा -4 मल्टीप्लाई किया तो -7 लैम्डा आ गया और माइनस क्या हो जाएगा, +28 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, माइनस का 8 लैम्डा और प्लस का 24 आ गया, ठीक है। ये सब चीजें कैलकुलेशन अलग से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वैल्यू क्या आ गई, -8 लैम्डा प्लस का 24 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। यहां देख लेते बेटा, यहां क्या है, लैम्डा -26। ध्यान से देखिएगा, लैम्डा -26 है, प्लस कर रहे हैं R2 में लैम्डा -4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 में लैम्डा -4 मल्टीप्लाई, तो मतलब हो गया लैम्डा -4 इंटू -23 आ गया, ठीक है। -23 तो -23 लैम्डा और प्लस का लैम्डा माइनस का 22 लैम्डा हो गया, और यहाँ पे -26 और ये प्लस का ये हो गया 92 हो गया। 92 मतलब माइनस का 22 लैम्डा और प्लस का 66 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा वैल्यू आ गई। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए होता है आपको, इनफाइनाइट के लिए ये जो वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, रैंक क्या होनी चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बात हो चुकी थी, यहाँ से माइनस का 8 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, -24, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू अगर 3 आ जाती है तो यही इसका रूट होगा, और यही जो है जो ऑप्शंस दिए गए थे उस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ध्यान सुनिएगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अब नॉन ट्राइवल है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉन ट्राइवल का मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 0 होगा फॉर नॉन ट्राइवल। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वह है 2 3 -1, आपको ये करना आता है 1 k -2 एंड 2 -1 1। अगर ये वैल्यू 0 है तो आप यहाँ से ऑब्वियस सी बात है k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चेक करें, 2 के लिए क्या आ गया बेटा, k -2 आ गया, -3 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 1 + 4 वैल्यू 5 आ जाएगी, और -1 के रिस्पेक्ट में देखिए -1 - 2 के इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। देखिएगा 2k -4 -15 एंड +1 + 2k इज इक्वल टू 0। 2k वैल्यू आ गई 4k
यहाँ आ गया -19 मतलब माइनस का 18 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू आ गया 9/2। यहाँ से k की वैल्यू आ गई बेटा। लेकिन हमारा टारगेट क्या बेटा, x अपन y, y अपन z, z अपन x ये सब निकालना है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी वो 2x प्लस का 3y माइनस z इक्वल टू 0 दी गई है, ठीक है। अच्छा एक इक्वेशन और दी गई है जो कि k से इंडिपेंडेंट है, दैट इज 2x माइनस का y प्लस z इक्वल टू 0। एक काम करें बेटा, हम इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, सिंपल ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी आ बेटा, 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। मतलब 4x इक्वल टू माइनस का 2y आ गया, तो x अपन y की बात करें तो माइनस का 1/2 आ गया। एक रिलेशन आ गया आपके पास। ऐसे बाकी सब भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन्हीं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते ये 0 हो जाता। यहाँ वैल्यू कितनी आती, 4 आ जाती। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया माइनस का 2z इक्वल टू 0 हो जाता, ठीक है। मतलब 4y इक्वल टू हो जाता 2z, तो y अपॉन z की बात करते तो वैल्यू आती 1/2, y अपॉन z भी आ गया। अब बात करते हैं कि अगर हम इनको 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ध्यान सुनिएगा, 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती, 8x आ जाती, क्योंकि 6 हो जाता। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पे 3 हो जाता, 3z और माइनस का तो मतलब प्लस का 2z हो जाता, इक्वल टू 0 आ जाता, ठीक है। तो 8x इक्वल टू माइनस का 2z हो जाता, ट्रांसफर करते बेटा z अपॉन x, तो वैल्यू आती माइनस का 4 इक्वल टू हो जाता z अपॉन x, ये वैल्यू आ जाती माइनस का 4। ओके, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, x अपॉन y कितना है, x अपॉन y माइनस हाफ y अपॉन z प्लस हाफ z अपॉन x माइनस 4, k की वैल्यू प्लस 9/2। सिंपल, ये कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, -8 मतलब वैल्यू आ गई प्लस का 1/2। ये सिंपल से इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x plus y plus z इक्वल टू 2, 2x plus 3y plus 2z is equal to 5 and 2x plus 3y plus a square minus 1z is equal to a plus 1 दिया गया है। These are the linear equations, has ऑप्शन आपके पास दे रखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, तो सारी चीजें चेक करनी है। तो अब बेसिक बात हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी रैंक निकालनी पड़ती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू क्या है, 1 1 1 दिए गए हैं, x y z दिया गया, और यहाँ पे इसके कांस्टेंट की वैल्यू है 2 5 एंड वैल्यू दी गई है a प्लस 1, ठीक है। और इसके कोफिशिएंट्स क्या है, 2 3 2 एंड 2 3 a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सिंपल सा काम क्या करना था, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 करना है। तो हमने किया r2 को चेंज किया, r2 माइनस का 2r1 कर दिया, और r3 को चेंज कर दिया r3 माइनस का r2। ये चीज आपको दिख रही होगी कि डायरेक्ट ये 0 हो सकता है, क्योंकि इससे आप इसे माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने सिंगल स्टेप किया यहाँ पर तो वैल्यू क्या आ गई, वहां पे 1 1 1, यहाँ चेंज होगा नहीं, x y z हो गया इक्वल टू आ गया 2, ठीक है ना। फर्स्ट रो को हमने एज इट इज नोट डाउन कर दिया, ठीक है। दिस माइनस दिस करेंगे, 2 टाइम्स कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस किया, वैल्यू आ गई 1, यहाँ 2 टाइम्स माइनस किया, यहाँ वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यहाँ 2 टाइम्स माइनस किया, यहाँ वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। इसे डायरेक्ट माइनस करना, वैल्यू 0 आ गई, यहाँ भी 0, यहाँ आ गया a स्क्वायर माइनस 3, ओके। और यहाँ पे भी डायरेक्ट माइनस किया तो वैल्यू आ गई a माइनस का 4, ओके। ये कहानी है। यहाँ तक की अगर बात आ गई है तो बात होती है कि भाई यूनिक कब होगा। पहली चीज ये, यूनिक होने का मतलब ये है कि इसकी रैंक जो होनी चाहिए, इसकी रैंक 3 होनी चाहिए। रैंक क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यूनिक के केस के लिए ध्यान से देखिएगा, यूनिक के केस के लिए a स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है मॉड a इज नॉट इक्वल टू √3, ठीक है। ये केस होगा। इनफाइनाइट या इनकंसिस्टेंट के लिए ध्यान से देखिएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि ये वैल्यू 0 हो जाए लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो a की वैल्यू इज इक्वल टू √3 अगर है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है। इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया, इनफाइनाइट के केस के लिए a स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और a माइनस 4 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है a की वैल्यू अगर √3 है और a इक्वल टू 4 है, ये दोनों ही अगर हैं तो सिस्टम कैसा हो जाएगा,
इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी और उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। अब हम लोग को चेक करना है हमारा आंसर किसको मैच करता है, ठीक है। तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट अगर a = √3 है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास B सेक्शन हो सकता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन व्हेन a = 4, तो वो केस नहीं है क्योंकि ये भी होगा तो ये होना चाहिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट a = 4 नहीं, इनकंसिस्टेंट का मतलब √3 होना चाहिए था, तो ये मैच कर रहा है। यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा, डी सेक्शन आ जाएगा, विच इज इनकंसिस्टेंट एट mod a = √3। ओके, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल, ऑब्वियस सी बात है, नॉन ट्राइवल के केस में क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस के क्वेश्चंस को हम लोग रैंक मेथड से नहीं करते, किससे करते हैं, सिंपल डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट देखा तो आया 1 - c आ गया, c - 1 और c आ गया, वैल्यू आ गई c -1, और इसका डिटरमिनेंट हमने चेक कर दिया, ठीक है। वैल्यू देखिए एक्सपेंड कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड किया मैंने, सीधे 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 आया, यहाँ पे आएगा माइनस का c3, ध्यान रखिएगा 1 - c3 आ गया, एंड हेयर -c3 माइनस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो ये प्लस का c² आएगा, यहाँ बात किया तो ये भी प्लस का c² आ गया, और इसके साथ बात की तो ये भी प्लस का c² आ गया। हमने सैनस मेथड से एक्सपेंड कर दिया, ओके। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 की इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, -2c³ है, -3c² है, +1 = 0 है, इसका मतलब है 2c³ + 3c² -1 = 0। अब हमें इसके रूट्स के बारे में बात करनी है और इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में बात करनी है। तो ऑब्वियस बात है, रूट के बारे में बात करनी है, जब वैल्यू निकल आएगी c की तो उसमें चेक कर लेंगे कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। देखिएगा यहाँ पे c की वैल्यू -1 पुट कीजिए, ये सेटिस्फाई कर दीजिए। c की वैल्यू आपने -1 पुट की तो ये -2 हो जाएगा, ये +3 -1 = 0। हाँ, सेटिस्फाई कर दी, c की वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है c + 1 इसका फैक्टर होगा 2c³ + 3c² -1, क्योंकि फैक्टर करने का तरीका यही है, डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू आ गई 2c², ये हो गया 2c³ + का 2c² माइनस किया, ये कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू आ गई c² -1। अगर हम इन दोनों को देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे c -1 आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू डायरेक्ट आपको दिख रही होगी, c² -1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। मतलब फैक्टर क्या होगा, c + 1 आ गया और वैल्यू आ गई 2c² + c -1 आ गया, ठीक है। अब इसका फैक्टर बाकी है c + 1, चेक कर लेते हैं, 2c² + का 2c -c -1 आ जाएगा, 2c कॉमन हो गया, c + का 1 हो गया, -1 कॉमन, c + का 1 आ गया, ठीक है। चेक करते हैं, तो वैल्यू आ गई c + 1 और यहाँ से भी c + 1 आएगा और यहाँ से आएगा 2c -1। c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, c की वैल्यू या तो -1 होगी या तो हाफ होगी, -1 या तो हाफ होगी। ग्रेटेस्ट कौन सी है, ग्रेटेस्ट +½ है, इसका मतलब क्या हो गया, है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आएगी वो +½ होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन है 2019 के मेंस में आया हुआ है। सोचिए आसान से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, ठीक है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा ही है। If bracket x denotes the greatest integer function or less equal to x, obvious सी बात है, आपको पता है, then the system of equation, linear equation, LE लिखा हुआ है मैंने, linear equation है, और ये वैल्यू है ब्रैकेट ऑफ sin x, x प्लस का ब्रैकेट ऑफ माइनस cos थीटा y दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 है, एंड ऑफ ब्रैकेट cot थीटा x प्लस y इज इक्वल टू 0 दिया है। राइट हैंड साइड में 0 दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कैसी इक्वेशन बेटा, होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस इक्वेशन है तो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। तो इसका मतलब तो सीधा सा है कि अगर होमोजेनियस है तो आप इस इक्वेशन की डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो। क्या करते हो, डिटरमिनेंट। तो फटाफट हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ब्रैकेट ऑफ क्या आ गया, साइन थीटा आ गया है, y के साथ क्या आ गया, ब्रैकेट में माइनस का कॉस थीटा आ गया, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आ गया कॉट थीटा, एंड यहाँ ब्रैकेट में आ गया y का कोफिशिएंट 1 आ गया, ठीक है। अब हमें इसके वैल्यूज के बारे में चेक करना है, यही वैल्यूज तो चेक करनी है, जीरो है या नहीं है। अगर जीरो होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और जीरो नहीं होगा तो यूनिक सोल्यूशन आता है, क्लियर। तो हम लोग इसे सॉल्व अगर कर देते हैं, वैल्यू आएगी ब्रैकेट ऑफ साइन थीटा और माइनस का इन ब्रैकेट ऑफ कॉट थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, हमने इसे ए मान लिया समझने के लिए, ये वैल्यू आ गई। अब हमें चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किस टाइप से सेटिस्फाई करते हैं। तो सिंपल सी है, एक क्राइटेरिया दिया है मुझे π/2 से लेकर 2π/3, ध्यान से देखिएगा, π/2 से 2π/3 के बीच में जो साइन की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तो इसका जो ब्रैकेट होगा, इसका ब्रैकेट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में बात आ रही होगी भाई, इसकी जो ब्रैकेट साइन थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर 2π/3, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये π/2 होता है, ठीक है ना। तो π/2 से लेकर 2π/3 का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे कहीं हैं, और इसका जो ब्रैकेट होगा वो ब्रैकेट कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, क्योंकि π/2 के केस में ये वैल्यू 1 होती है, बाकी की सभी केस में क्या होती है, 0 होती है। स्पेस दे दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रैकेट ऑफ कॉट थीटा की, π/2 से लेकर 2π/3 के बीच की बात सोचिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, cot π/2π/3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो cot 2π/3 पे इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और ये वैल्यू होती है माइनस का √3, क्या होती है, -√3, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी वो 10π/2π/3 ना, तो वैल्यू कितनी होगी, 90 + 30 π/6 होगी, π/6 होगी, तो cot 10π/6 हो गया, मतलब 1/√3 होगा, सॉरी -1/√3, और -1/√3 का अगर ब्रैकेट देखा जाए तो माइनस का 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस टाइप से एक क्राइटेरिया ले लिया, बात समझ आ रही है। तो π/2 से लेकर 2π/3 के बीच की बात की जा रही है, तो अगर कॉट के बारे में बात करिए और एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो इस टाइप से कुछ हमने बना दिया, और ये कुछ केस ऐसा आ गया, ठीक है। 2π/3 और π/2 और 2π/3 ये वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, और ये वैल्यू जो आ रही है वो माइनस का 1/√3 आ रही है, तो इसका जो ग्राफ जा रहा होगा इस पोर्शन का, वो कहाँ जाएगा, -1 पे जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब आते थे माइनस का cos थीटा, माइनस cos थीटा, तो cos थीटा का जो ग्राफ होता है उसी का हम उल्टा बना देते हैं, ठीक है, बहुत समझने में आसान रहेगा। ये कुछ इस टाइप से हमने बना दिया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, और इसे हमने पाई ले लिया, ये -cos थीटा है, ध्यान रखिएगा, -cos थीटा। तो जैसे ही आपने 2π/3 किया तो आप यहाँ पे हैं, और इसका जो ब्रैकेट आया वो कहाँ गया, वो ब्रैकेट 0 पे आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, तो मतलब इसका रिजल्ट 0 है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 आ गई तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो चेक कर लीजिए इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कैसा आया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब बात आती है यूनिक के बारे में, तो यूनिक भी चेक कर लेते बेटा। फॉर यूनिक पाई से लेके 7π/6 के बारे में बात हो रही है, ग्राफ तो सेम है हमारे पास, पाई से लेके 7π/6, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ जो जाता है वो कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, -1 पर, तो पाई से 7π/6 ये यहाँ पे होगा, तो इसका ब्रैकेट जो होगा, इसका ब्रैकेट -1 आ रहा होगा, ब्रैकेट क्या जाएगा, -1 पे जाएगा। माइनस कॉट के बारे में बात करते हैं, पाई से लेके 7π/6 तक की, तो यहां की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया पाई, ये तो पाई था, पाई प्लस π/6 के बारे में बात कर रहा हूं, तो सोचिएगा पाई प्लस π/6 है, तो हो गया cot π/6, उसकी वजह होती है √3, ठीक है, क्या होती है, √3 होती है, √3 का